अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूँ सबीउल हसन। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात को आज 1 साल गुज़र गए हैं और 9 मई के वाक़यात के हवाले से जुडिशरी का, अदलिया का क्या किरदार रहा, बिलख़ुसूस सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार रहा, और इसके साथ-साथ आज हम इस वीडियो पे भी बात करेंगे कि 9 मई का जो बयानिया है, क्या वो अ, ख़त्म हो गया है, जैसे कि मौलाना फज़ल रहमान ने भी कहा। इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्ताद मलिक साहब हमें जॉइन करने के लिए। ये बताएं कि अदलिया का क्या किरदार रहा 9 मई के वाक़यात में, बिलख़ुसूस जो ख़ुसूसी अदालतें हैं उनका। आज आपकी स्टोरी भी थी लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, तो इस पे थोड़ा सा बात करें। बहुत शुक्रिया सभी। देखें, 9 मई बेसिकली क्या होगा ये आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा। 9 मई आपको पता है कि इमरान खान गलबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे जी हाँ। और उनको प्री अरेस्ट बेल किसी मैटर में केस लगा हुआ था। तो जो ही वो बायोमेट्रिक कराने गए तो उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पीटीआई के जो सपोर्टर थे इमरान खान के, जो जानिसार, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान, उससे पहले कह दिया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर इनको कोई गिरफ्तार करेगा तो फिर ईंट सींट बजा देंगे, ये होगा। तो फिर ये हुआ कि आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए, हंगामे शुरू हो गए और हमने देखा कि हर तरफ तोड़ फोड़ शुरू हो गई। और पीटीआई ने बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि सोची समझी मंसूबे के तहत फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, देखिए बहुत वो नुकसान। उस पर फिर आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो एक बंदा प्री अरेस्ट बेल के लिए अगर हाई कोर्ट में आए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब को बुलाया गया। इमरान खान साहब को जजेस की तरफ से मिन्नतें की गई कि आप अपने वर्कर सपोर्टर को कहें कि पुरअमन रहें। तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो कोई ना, उन्होंने कंडेम किया। बल्कि जब हालाँकि हेयरिंग बेंच खत्म, ने बार-बार कहा जी था कि बेंच आप ने, और वापस बेंच जाएँ। ने कहा कि ठीक है, कल आप जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत लें और एक दिन आप मेहमान होंगे। और बाकायदा बड़ा एक आर्डर पास हो गया इमरान खान साहब के हक़ में। तो जो ही इमरान खान कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ये गधे मुझे कहते हैं कि माजरत करो और कंडेम करो, तो मेरे तो मैं घर हमला हो गया है और ये हो गया। तो वो जजेस को कहा। जजेस को। अब ये उसके बाद अब देखें कि अगले दिन जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं तो इन्होंने डायरेक्टली अटैक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किया। आर्मी चीफ का नाम लिया, चेयरमैन नैब को उनका गालियां नाम लिया, बाकायदा दी गई इमरान खान साहब की तरफ से। डीजीआईएसआई का जी, नाम लिया। उनका सबका नाम लिया गया और गुस्से में वो समझे कि मैंने को बड़ा इनकलाब आ गया, लोग आ गए ना। ठीक है, वो एक रिट्रीव थी। और दूसरी तरफ खबरें ये चली कि जी पहली जो क्लैश है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का, वो पीटीआई जीत गई है, अदलिया की सपोर्ट है। लेकिन जो इमरान खान ने वहाँ बातें की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो प्रो पीटीआई थे वो भी बड़े इससे नाला हो गए कि आप इस तरह वेटिंग प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अटैक कर रहा है, ये नहीं। तो जो ही ये चीज़ें चली, आपने देखा होगा कि उसके बाद रियासत ने जो है वो अंगड़ाई ली और उन्होंने कहा जी ये हमले भी हो गए और फिर डायरेक्टली अटैक हो रहा है। तो 9 मई पे जो लोग भी मुलव्वस थे उनको खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। अब कार्रवाइयाँ हुई फिर लेकिन उसमें मसला ये हुआ कि जो जेन्युइन लोग थे, जिनको जो लोग शामिल थे, उनके साथ ये प्लान बना कि पीटीआई एक फसादी जिस तरह जमात है, मज़ाहिर ये लगा, और इसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म। इंतशारी टोला। हाँ, इसको ख़त्म करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए, उसमें डंडा ज़्यादा, पहला इंस्ट्रूमेंट डंडा था, बातचीत बाद में थी। उसकी वजह से ये हुआ कि नुकसान इस तरह हुआ कि जो एक हमदर्दी है वो पीटीआई के आई। ये मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी थोड़ी-सी गलत हो गई, पहले डंडा इस्तेमाल करके, पहले नहीं, डंडा देखिए नहीं ना, वो इस्तेमाल मसला करना ये है चाहिए। कि वो स्ट्रेटजी जो जिन्होंने भी एक्सिक्यूट की पॉलिसी, उन्होंने ऐसी पॉलिसी की कि इमरान और पीटीआई के हक में विक्टिम का और उनको मिला और उन्होंने कहा कि जी क्या। उसके बाद आपने देखा कि जो बंदा इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन करता था, 25 केस ख़त्म, जो नहीं करता था 40 और लग हो जाते थे। सबको पता था कि ये चीज़ें। अदलिया साथ ही मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा खैर उस वक्त नहीं आए थे। बंदयाल साहब आपको पता है कमज़ोर चीफ जस्टिस थे, ख्वाहिश उनकी थी कि पीटीआई को सपोर्ट करें लेकिन नहीं कर पा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त आमिर फारूक साहब थे, चीज़ें मैनेज हर तरफ से हो गई थी। तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। जो मिलिट्री कोर्ट में केसेस थे वो आपने देखा होगा कि वो मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में
9 रुकनी बेंच बना, कादी फैसल साहब उठ के चले गए और उसके सरदार तारिक साहब के जी वो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर हुई। का मामला उसके बाद ये 5 रुकनी बंदयाल साहब ने अपने टिनोर में फैसला नहीं किया उसका, और वो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल होंगे या नहीं वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो और ना अदालत फैसला कर पा रही है कि ये ट्रायल ठीक है या नहीं कर। हाँ, जो पहला एक आर्डर जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, एक ही हमने देखते हैं इम्प्लीकेशन वो ये है कि एक जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल गैर है नहीं है, उस जजमेंट को सस्पेंड करके कहा गया कि ट्रायल कंटिन्यू रखें। इस कानून का तो एक ही फ़ायदा है, कादी फैसल साहब भी उसमें शामिल थे इस पूरे मामले में, जिस तरह के उन्होंने बेंच बनाए। अब 9 मई ये मिलिट्री कोर्ट में सजाएं और फिर उसके बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ जो बल्ले का निशान का फैसला कि जी उनसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुई हैं, उनको जो है वो कंपेन नहीं की गई, उनके ख़िलाफ़ उनके कैंडिडेट उठा लिए गए, उनकी तायद कुनिंदा तस्दीक उसकी, और सबसे ज़्यादा जो इमरान खान को सज़ा दी गई 3 केसेस में, और ख़ासकर इद्दत केस में जिसमें मोहम्मद लतीफ़ को बुलाया गया और जिस किस्म की स्टेटमेंट उसने जारी की, उसमें लोगों में गम और गुस्सा ज़्यादा रहा कि ये कोई तरीका नहीं है। टिरियान केस, इद्दत केस, हमारे माशरे में इन चीज़ों को नहीं किया जाता। और वैसे भी बीवियां सबकी रेड लाइन होती है। देखें, बात ये है कि जो मैं समझता हूँ सभी, वो ये है कि यहाँ टिपिकल वही स्टाइल है जिस तरह पंजाब में यहाँ हम देखते हैं कि कोई दुश्मनी हो किसी बंदे की तो एक साइड से कत्ल होता है तो वो ज़ाहिर बात है मजलूम होता है, लेकिन जब वो एफआईआर लिखाता है तो फिर वो जालिम इस तरह बनता है कि वो जो जिन्होंने कत्ल किया होता है उनको भी नॉमिनेट करता है, उनकी बीवियों बच्चों को भी नॉमिनेट करता है, और ऐसी सूरत हाल बना देता है कि सारे ही एक दफ़ा घर से भाग जाते हैं। यानी वो, और यहाँ भी रियासत ने यही किया कि जिन्होंने जो मुलविस थे उनके साथ जो लोग एक ही था कि जी पीटीआई फारिग करें, पीटीआई छोड़ें तो तब मामला है, उससे नैरेटिव नाकाम रहा। देखें, वही वही जैसे कत्ल केस में जब झूठे आप लोगों को शामिल करते हैं तो अल्टीमेट वो लोग बरी हो जाते हैं ऊपर जाके, और क्योंकि एफआईआर गलत होती है। यहाँ भी 9 मई पे जो पर्चे जिस तरीके से चलाया गया मामला वो गलत था, वो नैरेटिव इसी वजह से नाकाम रहा कि उसमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव लेने की कोशिश की गई। हालांकि 3-4 महीने हर एक दबाव था, किसी की जरूरत नहीं थी ज़हनी तौर पे भी कोई कह सके, कोई इखलाकी तौर पे कि जी ये 9 मई को ठीक हुआ। लेकिन मसला ये है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसने जो रिज़ल्ट आए हैं, जो हमदर्दी थी और जो भी, उसके बाद तो आप पीटीआई वाले कहते हैं जी 9 मई केड़ा, और बल्कि उन एरियाज़ में जहाँ फौज के रिटायर्ड लोग हैं, डीएचए, इधर पीटीआई ने बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं ये मामला। पहले तो पीटीआई घुस गई है रिटायर्ड लोगों के और आगे पीछे मामला में। अब ये है कि वो पूरा नैरेटिव इस वजह से हुआ कि वजह जो मैं बता रहा हूँ कि जिस वक्त आपने केसेस को लीगल लेंथ से नहीं देखा, आपने पॉलिटिकल लेंथ से चीज़ों को चलाया, मामला ही पॉलिटिकल था, और फिर ये हुआ कि अब जो है वो केसेस जो है वो हम देख रहे हैं कि उसमें जो ख़वातीन हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो 5 ख़वातीन जो जिनको 9 मई में, तो वो उनको छोड़ दिया जाएगा, वो बैठी हैं। अब लोग इन पर हमदर्दी है। अदलिया का जो रोल आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अदलिया जो है काजी साहब या और कहते हैं कंप्लिसिट, तो मैं वर्ड बड़ा गलत है, नहीं होगा, लेकिन अदलिया ने 9 मई में जस्टिस कादी फैसा का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारी इदारों का है, वो इस मामले पे सेम पेज में है। और बिल्कुल जस्टिस कादी फैसल 9 मई पे बार बार जिक्र करते हैं, आपने देखा होगा कि अपने 1-2 फैसलों में उन्होंने जिक्र किया। ये कल परसों जब हेयरिंग हो रही थी 2 दिन से, उसमें उन्होंने बार बार 9 मई ना होता जी, 9 मई ना होता। अब 9 मई जब, एक बात यह है कि चीफ जस्टिस को जब इस तरह की ऑब्जर्वेशन देगा तो नीचे जज, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो एक फ़ज़ा बनाई गई थी वो सस्टेन नहीं रख पा रही हमारे मुख्तदर पीटीआई के लोगों में। आपने भी देखा होगा कि अब खुल के वो उनमें खौफ ख़त्म हो रहा है, जो बड़ा डैमनिंग है, और एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब लोगों में खौफ ही ख़त्म हो रहा है चीज़ों में, ये मैं समझता हूँ कि डेटरेंस नहीं बन पा रहा। और जो इंस्ट्रूमेंट, मैं वही बात कर रहा हूँ, कोर्सिव एक्शन, वो आखिर में इस्तेमाल होने थे, वो पहले कर दिए गए, जिसकी वजह से ये है कि लोग कहते हैं अब इससे ज़्यादा क्या होगा, जेलें भेजेंगे, क्या करेंगे, तो चीज़ें पीछे हटा नहीं जा रहा, मामला चल। पॉपुलैरिटी, एक तरफ पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, वो विक्टिम, आपको पता है विक्टिम कार्ड हमारे बहुत चलता है पाकिस्तान, वो पॉपुलैरिटी है, दूसरी तरफ ताकत है, डंडा है। अब देखना है कि उसमें कौन फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड पे होगी तो तब बात बनेगी, अदरवाइज इसी तरह ही हम सूरत हाल में रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने भी अपनी सियासत में तर्ज अमल को, अपनी सियासत को चेंज करना होगा। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे हटाया तो आपने कहा कि जी मैं
इलेक्शन नया कराओ। ये कोई तरीका नहीं है कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं तो ठीक है सिस्टम चले, नहीं तो नहीं है। और ये भी देखिए कि नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ जो भी है, आपके बंदे एमएनएस गए ना, जो भी गए, जिस तरह भी गए, उसके बाद चाहिए ये था कि आप वेट करते। आपने क्या किया, आपने जिस तरह एक प्लेयर आउट हो जाए तो विकेटें उखाड़ के कहे कि जी नहीं टास्क करो, नहीं बैटिंग और नहीं मैच शुरू करें। भाई ये तो नहीं है ना मैच। आप पहला वो तो देखें। दूसरा 25 मई को इन्होंने एक लॉन्ग मार्च शुरू कर दी। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च शुरू की, किसके कहने पे की, क्या की, और वो उसके बाद आपने देखा ब्लू एरिया में तोड़ फोड़ जो भी की, सारा कुछ किया। ये जो तर्ज सियासत है वो पीटीआई तो का, इन्हें अदालत एजिटेशन अभी का तक करना, मामला पेंडिंग वही है। मैं कह रहा हूँ धरने की सियासत पे इमरान खान साहब को भी जो है ना, ये जो इदारों के कंधों पे चढ़ के, और माजी में भी 2012 से ये चीज़ें ख़त्म करनी होगी। और ये जो सियासत एजिटेशन की है, धरने की है, इसमें नहीं आना होगा और सियासी लोगों से बात करनी होगी। इस्टेब्लिशमेंट का अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा अभी भी बरकरार है, और हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर में जो जुडिशरी है वहाँ पे खसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती का मामला चल रहा है। क्या इस दोनों का इन मामलात से कोई लिंक है, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी बहुत एक्टिव है आजकल? देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला है, जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम ये हो रही है, जो बड़ा सेटबैक हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इस वक्त जो जजेस रेजिस्ट कर रहे हैं, ये वो जजेस हैं जिनको प्रो पीटीआई हम नहीं कहते। सही। और ये जजेस, क्योंकि मसला ये है कि जिस तरीके से चलाया गया टिरियान केस में दबाव, या वही बात है ना कि एक जज के बाप कोयटा से मंगवा लिया गया, या जो भी और भी ऑकर से, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखें, एक जजेस में इंटरनली, जस्टिस काजी फैसल की मैं बात नहीं कर रहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा गम गुस्सा है इस चीज़ कि इस तरीके से नहीं। देखें, ये ऐसे मामला नहीं है। तो ये अब देखें ना, एक तरफ पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, अब अदालतें जैसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ पीटीआई को मिलने शुरू हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, बड़ी बात है। जस्टिस काजी फैसल एक जगह खड़े हैं, क्यों खड़े हैं सबको पता है। उनकी अपनी सोच भी हो सकती है कि वो 9 मई या पीटीआई के मामले में उनका मौक़िफ़ एक ही हो, एक्सटेंशन का मामला भी उनकी सोच और एस्टैब्लिशमेंट की एक ही हो, ज़ाती तौर पे उनकी सोच हो कि ये ठीक नहीं है बंदे। दूसरा, एक्सटेंशन वाला मामला भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। बातें यहाँ और बहुत कुछ हो रही हैं, उसमें भी है होता है। लेकिन बात यह है कि वो काजी साहब को छोड़ दें, उन्होंने जो भी करना था कर दिया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं, वहाँ रिजेंटमेंट है, जो बड़ा ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज़ों को देखना होगा। अब लाहौर हाई कोर्ट की जहाँ बात की, वहाँ मलिक शहजाद साहब जब से आए हैं, उन्होंने कुछ इकदाम किए हैं, ट्रिब्यूनल के मेम्बरान की तादाद बढ़ाई है, उनको नोटिफाई इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, क्योंकि जो जज उसने यानी नॉमिनेट किए हैं, वो ऐसे जजेस हैं कि उन्होंने फॉर्म 45 वगैरह ओरिजिनल आ गए तो उन्होंने सारे इलेक्शन का लदम कर देने हैं। फिर उन्होंने केसेस मार्क ऐसे जजेस के पास लगाए जहाँ से पीटीआई को रिलीफ और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात हैं। माजी में ये बेंचेस मैनेजमेंट या जो भी वो काम अब ख़त्म हो रहा है। फिर जो तीसरा मामला है कि एटीसी के जजेस के लिए उन्होंने 5 नाम भेजे हैं, वो जजेस जिनकी हुकूमत समझती है कि इससे तो सारे दहशतगर्दी के केस ख़त्म हो जाएंगे, जो एमएनए, हर एमएनए पे 30-40 केसेस हैं। लेकिन जब आपने बयानिए के साथ आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव लिए तो वो बयानिया भी ख़त्म हो गया, उसकी प्रोजेक्शन सही नहीं हो सकी। फिर ये है कि मुतासर ये भी बना कि ये भाई नून लीग के बहुत करीब हो गई एस्टैब्लिशमेंट। और देखें, हमारी जो यंग अनफॉर्चुनेट जो भी है, हमारी जो इस वक्त नया तबका है, यूथ है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं अट्रैक्ट उनको कर रही, और एस्टैब्लिशमेंट उनके करीब है। तो एस्टैब्लिशमेंट को ये माजी में यही हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आते हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से ये मामला कब ख़त्म होगा, ताकि मिलिट्री कोर्ट्स में अभी तक जिनके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं और वो फैसलों के इंतज़ार में, उनको कोई रिलीफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट से कब ये ख़त्म होगा, क्या चांसेस हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस में ये भी है कि जजेस ये भी नहीं कह सकते कि फ़ौजी ट्रायल ठीक है सिविलियन का, लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि गलत है, और अवॉइड कर रहे हैं वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट। जैसे काजी फैसल समेत जिस तरीके से बेंच क्यों नहीं बन रहा, अगले हफ्ते भी मेरी नहीं समझ ये कैसे लग रहा हो, ये जैसे मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक अनफॉर्चुनेट है। हमारी हल्दिया जो जस्टिस काजी फैसल जिस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो कोई ठीक नहीं फैसला करें, जो भी है
ट्रायल ठीक है गलत है जो भी है फैसला कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया साथ मलिक। तो नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट्स में तकरीबन 20 अफराद को जो है तो सज़ा के बाद उनकी रिहाई हो गई है, लेकिन बाकी 103 में से जो बाकी लोग थे वो अभी भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अपीलों पर फैसला हो ताकि उनका फेट जो है वो डिसाइड हो सके। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।